स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इसके साथ ही राज्य के विकास से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का अनुरोध किया। साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ और दुर्गम स्थल के लिए पंप स्टोरेज की परियोजना के विकास के लिए 3800 करोड़ का फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही पिटकुल के करीब 1007 करोड़ की 2 परियोजनाओं की डीपीआर को मंजूरी के साथ 100% अनुदान के साथ स्वीकृति देने का अनुरोध किया। वहीं आरआरटीएस कॉरिडोर को मोदीपुरम मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने का भी अनुरोध किया गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए जांच टीम पहुंच चुकी है। शुरुआती जांच में खराब मौसम और हेलीकॉप्टर के वाइपर खराब होने को वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाया और 7 लोगों की जान चली गई। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ से उड़ा हेलीकॉप्टर गौरी माई जंगल में क्रैश हुआ, जहां पर हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े थे तो एक हिस्सा जल रहा था। मतलब ये कि हेलीकॉप्टर को संभालने और सेफ लैंडिंग का मौका पायलट को नहीं मिला। चश्मदीदों के मुताबिक 2 पहाड़ियों के बीच में अचानक से बादल आने और मौसम बदलने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो शुरुआती जांच और सूत्रों से भी बड़ी वजह निकलकर सामने आई। पहली बात ये कि अचानक बादल आने से पायलट को संभलने का मौका नहीं मिला। पायलट ने वापस केदारनाथ लौटने की कोशिश की, लेकिन बादल होने से रास्ता नहीं खोज सका। दूसरा ये कि आर्यन कंपनी के इस हेलीकॉप्टर के वाइपर खराब बताए जा रहे हैं, जिससे घने बादल आने पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। वहीं इस हेलीकॉप्टर को ओवरलोड भी बताया जा रहा है, जिसमें 4 की बजाय पायलट समेत 7 लोग सवार थे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर उस वक्त 9000 फीट की ऊंचाई पर था। बादल आने से पायलट ने उसे 8400 फीट तक लाने की कोशिश की थी, ताकि बादलों से बचा जा सके। उस टाइम पे जो क्लाउड्स थे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिख रही है, तो क्लाउड का सडन फॉर्मेशन हो जाना मोर और लेस हमें कारण लग रहा है वैली में। केदारनाथ में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चिंता जाहिर की, तो डीजीसीए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम भी जांच करेगी। अब सवाल यही है कि जांच रिपोर्ट कब तक आती है। वहीं इससे पहले हुए हादसों की अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। डीजीसीए की टीम और एआईबी की टीम जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो एक प्रोटोकॉल है जिसके क्रम में वो आते हैं, साइट विजिट करते हैं और साइट विजिट करने के बाद जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ले जाके उनकी जांच परीक्षण जो कंसर्न कंपनी है, जिस कंपनी का वो हेलीकॉप्टर होता है, उससे करा के उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। केदारनाथ में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद में सबसे ज्यादा सवाल हेली कंपनियों की लापरवाही पर उठे हैं, जो ज्यादा कमाई की होड़ में नियम कायदों को पीछे छोड़ देते हैं और आम लोगों की जान खतरे में झोंक देते हैं। ऐसे में इस बार के हादसे और जांच से क्या बदलता है, ये वक्त बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदार घाटी में रविवार को हुई हेली दुर्घटना में मौसम पूर्वानुमान की पूरी तरह अनदेखी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था और रविवार सुबह से वेदर एक्टिविटी नजर आने लग गई थी। केदार घाटी में भी सुबह से बादल बनने लग गए थे। हालांकि उन्होंने कहा दुर्घटना का असली कारण क्या था, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो वेदर के लिए था वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी किस वजह से ये चीज़ हो पाई है या हुई है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने हेलीकॉप्टर हादसों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक जितने हादसे हुए किसी भी हादसे की जांच रिपोर्ट नहीं आई है और केदारनाथ रूट पर कंपनियां मानकों की अनदेखी कर रही हैं।
यशपाल आर्य ने कहा, नियम लागू करने की बात हो रही है, लेकिन नियम लागू करने के लिए मॉनिटरिंग नहीं होती। के जो नॉर्म्स हैं, मानक हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, उसकी निरंतर अवहेलना हो रही है। उन्होंने कहा था कि 35% सेवाएं कम कर देनी चाहिए, हवाई सेवाएं, लेकिन उसकी लगातार अनदेखी की गई है। सरकार जांच की घोषणा करती है, जांच की आदेश करती है, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठंडे बस्ते में आज तक की जांचें ठंडे बस्ते में हैं। चारधाम में हेलीकॉप्टर हादसों के मामले का नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों के जान से खिलवाड़ ना हो और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि उड़ान सुरक्षित हो। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि मॉनसून के दौरान हेली सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। वहीं सरकार ने कोर्ट में जानकारी दी कि अभी हेली सर्विस पर रोक है। कोर्ट ने केवल सिंपली ये पूछा, क्या चारधाम यात्रा में जो हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं वो प्रॉपरली टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, जो नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इतनी सी ऑनरेबल कोर्ट की क्वेरीज थी। उन्हें कहा कि ये जो वेदर जब खराब है उसमें इनको उड़ाना ठीक नहीं है। इसके लिए आप जो है अपने अधिकारियों से पूछ लें कि जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनकी जो है जीवन की रक्षा हो। इतना ही ऑनरेबल कोर्ट का कहना था। मंगलवार से केदारनाथ के लिए हेली सेवा फिर से शुरू होगी। दरअसल रविवार को हुए हेली हादसे के बाद 2 दिन के लिए हेली सर्विस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब मंगलवार से हेली उड़ान भरेंगे। केदारनाथ घाटी में 22 जून तक हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और मानसून सीजन में 22 जून तक की हेली टिकटों की बुकिंग की जा रही है। इसके बाद मानसून सीजन के बाद 15 सितंबर से फिर से हेली सर्विसेज की बुकिंग शुरू होगी। मंगलवार से चारधाम में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 2 दिन की रोक थी। 22 जून तक केदार घाटी में हेली सेवा, 22 जून तक बुक होंगे हेली टिकट बुकिंग। मॉनसून सीजन के बाद फिर से टिकट बुकिंग होगी। 15 सितंबर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। आखिरकार सोमवार दोपहर 2 बजे देहरादून एयरपोर्ट से मुंबई के लिए फ्लाइट रवाना हुई। दरअसल मुंबई जाने वाले यात्री रविवार शाम 7:30 बजे से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। सोमवार सुबह तक फ्लाइट आने का भरोसा दिया गया, लेकिन सोमवार सुबह भी मुंबई से फ्लाइट नहीं आई। दोपहर में पैसेंजर्स ने दोनों पायलट तक को घेर लिया। हालांकि लंबे इंतजार, बहस और हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे देहरादून से फ्लाइट मुंबई रवाना हुई। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनसे राज्य की सड़क व्यवस्था पर चर्चा की। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मुनि की रेती और तपोवन में रोड काफी संकरी है। चारधाम यात्रा के समय इस क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा रहता है। इसकी वजह से जाम भी अक्सर लगा रहता है। इसके साथ ही गढ़वाल में भी कई रोड पर संकरे रास्ते और लैंडस्लाइड जोन है। अनिल बलूनी ने नितिन गडकरी को इन समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही मांग की कि इन समस्याओं पर तत्काल कदम उठाए जाएं। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही रोड की इन समस्याओं के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 2 चरणों में जनगणना होनी है। पहले चरण में हिमाचल, लद्दाख, JNK, उत्तराखंड में जनगणना होगी, जबकि दूसरे चरण में बाकी के राज्यों में जनगणना की जाएगी। जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। जनगणना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना कराने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो कि फील्ड से डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने का काम करेंगे। केदारनाथ आपदा के 12 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2013 में 15 और 16 जून को केदारनाथ में तबाही हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,000 लोग मारे गए। हालांकि बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आपदा के वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ।
लेकिन काम ने रफ्तार 2017 में पकड़ी, जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार केदारनाथ पहुंचे। तब से केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत यहाँ काम हो रहे हैं। मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं। 4 धामों में सबसे ज्यादा दर्शन करने वालों की संख्या केदारनाथ में ही है। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के 12 साल बाद भी सैकड़ों डीएनए सैंपल अभी भी नहीं मिलाए जा सके हैं। ये सैंपल आज भी किसी नाम, किसी रिश्ते और किसी परिवार की पहचान का इंतजार कर रहे हैं। 2013 की तबाही के बाद सरकार ने केदारनाथ और आसपास के इलाके में 735 शवों के डीएनए सैंपल लिए। उन्हें हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब भेजा गया। वहीं दूसरी ओर देश भर से उन परिवारों का डीएनए सैंपल लिया गया जिनके अपने त्रासदी में गुमशुदा हो गए। जो लोग 6000 परिजनों के डीएनए सैंपल जमा कराए ताकि अपनों की पहचान हो सके, लेकिन आज तक सिर्फ 33 डीएनए सैंपल ही मैच हो सके हैं। 700 से ज़्यादा डीएनए आज भी अनजान है, गुमनाम है, इंतजार में है। 750 के करीब, इस तरह 735 के करीब हम लोगों ने सैंपल उठाए थे। शुरुआत के दौर में 250-300 थे, फिर हर साल कुछ जैसे जैसे बॉडीज मिलती थी वैसे ये सैंपल आते थे। साथ में जिन परिवारजनों ने खोया था अपने लोगों को केदारनाथ आपदा में, उनको सैंपल मैच के लिए भी उनका सैंपल जो है वो सीधे वो लैब में अपना देते थे सैंपल। फाइनली जहाँ तक मुझे याद है 30-32 के करीब मैचिंग भी हुई थी, लेकिन कई सारी मैचिंग नहीं हो पाई अब तक। मसूरी पुलिस ने शराब के नशे में कार के बोनट पर चढ़कर हुड़दंग मचाने वाले 3 युवकों को अरेस्ट किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का एसएसपी ने संज्ञान लिया। इसके बाद कार्रवाई हुई। दरअसल मसूरी में कुछ युवक नशे में चूर होकर गाड़ी के बोनट पर बैठकर हुड़दंग करते नजर आए। इसके बाद तीनों युवकों को पुलिस ने अरेस्ट किया। तीनों यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस ने टूरिस्ट से हुड़दंग न करने की अपील की और कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून में रोड को घेरकर गाड़ी चलाना और चलती गाड़ी से बंदूक लहराने वाले हरियाणा के 9 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इनमें 2 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि देहरादून हरिद्वार रोड पर 2 गाड़ियों में सवार लोग रैश ड्राइविंग और बंदूक दिखाकर राहगीरों को डरा रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को पकड़ लिया। पुलिस एक्शन के दौरान पता चला कि बंदूक नकली है। पुलिस ने गाड़ी चला रहे लड़कों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार पुलिस ने गाड़ी में हूटर बजाकर हवाबाजी कर रहे युवकों की क्लास लगा दी। यूपी के आजमगढ़ से आए कुछ ब्लैक स्कॉर्पियो में हूटर बजाकर हनक दिखा रहे थे। साथ ही गाड़ी में ब्लैक फिल्म भी चढ़ाई हुई थी। विधायक और ब्लॉक प्रमुख स्टिकर लगी गाड़ी को श्यामपुर पुलिस ने चंडी घाट चौक के पास रोक लिया। पूछे जाने पर गाड़ी में सवार युवकों ने बताया कि उनके अंकल विधायक हैं, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे युवकों की एक नहीं सुनी और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया। अरे किसकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी। कौन है? बताइए। तुम क्या हो? उनके लड़के हैं। किन के लड़के हो? जिनकी गाड़ी है। क्यों फिल्म पूरी वीडियो लड़के की गाड़ी है, आपने बोर्ड लगा रखा है तो आपको अलाउ है ये? आप बाहर उतरिए पहले भाई साहब। नहीं, आपने बोर्ड लगा रखा जो आपको अलाउ है। पूरी गाड़ी फिल्म बना रखी, तुमने ब्लैक फिल्म चला रखी। कौन से विधायक हैं? अरे कौन ये विधायक का लगा हुआ है आपका? मोनू क्यों है विधायक? विधायक अंकल है तो तुम क्या हो? तुम क्यों लगाओ? तुम अंकल, तुम्हारे विधायक है, तुमने क्यों लगाया ये? इनके अंकल है विधायक, ये नहीं है। नैनीताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ एक युवक पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर बाइक चलाते शराब पी रहा था। इसका वीडियो बाइक सवार के पीछे चल रहे कुछ लोगों ने बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस को जैसे इस वायरल वीडियो की खबर लगी, पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी। युवक हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान काटा है, साथ ही चेतावनी भी दी है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उधम सिंह नगर के बासपुर में पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष पर 12 जून को जानलेवा हमला हुआ था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को पंजाब से गिरफ्तार किया। विकासनगर में बाल भिक्षावृत्ति बाल श्रम को रोकने के लिए बनाई गई टीम ने छापेमारी की। बाल श्रम में 5 बच्चों का रेस्क्यू किया।
रामनगर के टांडा चौराहे के पास से युवक का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान पंकज तिवारी के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी में बना पुल 2012 की आपदा में बह गया था। स्थानीय लोग लंबे वक्त से पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर में खड़िया खनन के इससे गांवों पर खतरे के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को गड्ढे भरने की अनुमति दी। पंचायत चुनाव में आरक्षण पर कांग्रेस ने आश्चर्य जताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस तरह का आरक्षण लागू किया है जिससे चुनाव ना हो सके। ऋषिकेश में मुनि की रीति के पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण हो रहा है। निर्माण के लिए तीसरी किश्त भी जारी हो गई है। अल्मोड़ा में 21 जून से कुमाऊं महोत्सव की शुरुआत की जा रही है, जो 30 जून तक चलेगी। कई रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट हॉल में डीएम के जनता दरबार लगाया है। इसमें 123 शिकायतें आई। कई शिकायतों का मौका मिलते ही समाधान किया गया और बाकी शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। बागेश्वर में जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पानी, सड़क और सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं सबसे अधिक सामने आई हैं। उत्तरकाशी में ज्ञानसू साल्ड ऊपरी कोट सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर 11 गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में ढोल दमाओं के साथ लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों का कहना है कि ज्ञानसू साल्ड ऊपरी कोट सड़क करीब 3 दशक पुरानी सड़क है, लेकिन सड़क में करीब 2014 से डामरीकरण नहीं हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। 2 साल पूर्व जो है सरकार स्वीकृत होने के बाद और सड़क में वहाँ पे टेंडर प्रक्रिया नहीं हो रही है। हमारे जिला प्रशासन को भी 2 बार हमने लेटर दे चुका है और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो है ये संज्ञान में आया है कि इसमें भ्रष्टाचारी बहुत मजबूत है, इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है। टेंडर प्रक्रिया में बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है। बहुत ही दुखदायी है। उनके पास जो है विष्णु बाग पहुँचने के बाद भी जो है 15 साल से जो है हमारी सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ। जनता में इतना आक्रोश है कि आज जो है वो अपने जान पे जोखिम डाल के यहाँ पहुँची है। हम चाहते हैं प्रशासन शासन हमारी बात को सुने, अन्यथा इससे भी बड़ा जन सैलाब यहाँ आने पर उतारू होगा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत शुरू हो गई है। हरिद्वार के लाल जीवाला और चौधरी चरण सिंह घाट पर किसानों की भीड़ जुट गई। 3 दिन किसान सम्मेलन में नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के 11 साल पर किसान 11 सवाल पूछ रहे हैं। 3 दिनों तक विभिन्न राज्यों से आए किसान कृषि और किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन करेंगे। जारी करा है सरकार के 11 साल और किसान के हमारे 11 सवाल, ये हमारा मुद्दा है। इसमें सारे इशू हैं। बेरोजगारी इसमें है, बिजली का निजीकरण है, इसमें स्वास्थ्य की समस्या की कहा, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये पूरे सवाल हमारे सरकार से हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में सोमवार को कमलेश हत्याकांड का खुलासा नहीं होने से नाराज विभिन्न संगठनों ने 2 घंटे तक नेपाल का जोड़ने वाला इंटरनेशनल पुल बंद कर दिया। धारचूला थाने का भी घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कमलेश की हत्या हुए 10 दिन हो गए, लेकिन पुलिस भी अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई। साथ ही विभिन्न संगठनों ने पुलिस को हफ्ते भर का समय दिया है और ऐलान किया है कि इस दौरान हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए नेपाल को जोड़ने वाले इंटरनेशनल पुल पर अनशन शुरू हो जाएगा। के अंदर अगर एक मुजरिम गिरफ्तार नहीं होते हैं, चाहे पुलिस 2 दिन में लाए चाहे 4 दिन में लाए, तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। ये आंदोलन अब जो अभी तक सामान्य ढंग से शिष्टाचार से हो रहा था, ये नहीं होगा। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। जो हमारी टीमें बनी है उसमें प्रयासरत है और हमारा संपर्क नेपाल से भी लगातार सब बने हैं। हमारे उच्च अधिकारी भी उनके लगातार संपर्क में है और हम हर स्तर से सब प्रयास कर रहे हैं। जनता का मुख्य आरोप ये है कि इसको बचाया जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक बचाने की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में इको टूरिज्म की असीम संभावनाओं को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के बेहतरीन लोकेशन पर स्थित गेस्ट हाउस को अपग्रेड किया जाएगा, तो वन विभाग के रेस्ट हाउस को भी हाईटेक बनाने की तैयारी है।
प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर उत्तराखंड हर साल करीब 5 से 6 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसमें वन विभाग की भूमिका भी अहम है। वाइल्ड लाइफ सफारी, चिड़ियाघर और नेशनल पार्कों में ही बीते साल करीब 32 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिससे राज्य को 61 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इससे उत्साहित राज्य सरकार अब जंगलों की गोद में इसे रेस्ट हाउसों को आधुनिक बना रही है, ताकि इको टूरिज्म के शौकीन पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिल सके। हमारा जो रेस्ट हाउसेस है, ऐसे रेस्ट हाउसेस है बहुत सारा काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र में है, बहुत सुंदर जगह पे है। तो एक तो रेस्ट हाउसेस का मेंटेनेंस हो जाएगा, साथ में जो बाहर के या कोई भी हमारे जो जनमानस है वो भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टूरिस्ट। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में ऐसे 40 बंगलों की पहचान की गई है, जो बेहतरीन लोकेशन पर है। पहले चरण में 15 बंगलों को अपग्रेड किया जा रहा है और ये काम अब अंतिम चरण में है। बंगलों के पारंपरिक ढांचे को बरकरार रखते हुए केवल अंदरूनी इंटीरियर को आधुनिक सुविधाओं से सजाया जा रहा है। इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसको डेवलप किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया था और उसमें धनराशि भी आवंटन हुआ। और अभी जो है हमारा 40 में से लगभग जो है 15 से 17 रेस्ट हाउसेस का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इको टूरिज्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने हाल ही में लोक निर्माण विभाग के प्राइम लोकेशनों पर मौजूद 4 गेस्ट हाउसों को भी अपग्रेड करने का फैसला लिया है। यानी उत्तराखंड अब अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हुए पर्यटन की एक नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। कैची धाम में आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वहीं परिवार के साथ एक जब दिव्यांग कैची धाम के दर्शन के लिए पहुंचा, जो सीढ़ियां होने से उसे नीचे उतरने में दिक्कतें हुई। इस दौरान वहां पर खड़े भवाली सीओ प्रमोद साहू ने इस दिव्यांग को गोदी में उठा लिया और सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। हालांकि अभी वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें पुलिस के इस काम के लिए खासा सराहना हो रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 10,67,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। रविवार को 22,516 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा है और बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,33,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। रविवार को पहुंचे 20,723 तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।